आज नई नवेली दुल्हन का घर में गृह प्रवेश हो रहा था। पर सास निर्मला जी तो बाहर ही बिजी थी। बाहर दुल्हन का दहेज उतारा जा रहा था। निर्मला जी को अपनी बहू से ज्यादा उसके दहेज में दिलचस्पी थी, इसलिए बाहर खड़ी होकर हर एक चीज को पैनी नजर से देख रही थी। यहाँ तक कि सामान अंदर भी नहीं रखवाया, बाहर बरामदे में ही सजा दिया ताकि आते जाते लोग देख सके कि उनके बेटे को क्या क्या मिला है। मन ही मन अपने बेटे की किस्मत पर बलिहारी जा रही थी। आखिर बेटे को दहेज में सब कुछ मिला था, घर गृहस्थी का पूरा सामान, साथ ही एक कार भी। कुछ देर बाद निर्मला जी की बेटी सरोज बाहर उन्हें बुलाने के लिए आई। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर भाभी आ चुकी है, उनके स्वागत की तैयारी हो चुकी है और सब लोग आपको बुला रहे हैं। जो रस्में रह गई है उन्हें पूरी करे। अरे सरोज, यहाँ तो आ, जरा देख, सब कुछ एक से बढ़कर एक दिया है ना। मेरे बेटे की किस्मत खुल गई। शीतल की नंद ने भी सामान की तरफ देखा और बोली, हाँ माँ, यह तो सही है। सामान तो सारा एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रॉनिक का सामान बहुत अच्छा दिया है, सब कंपनी का ही है। पर एक कमी कर दी माँ भाभी के घर वालों ने। अरे माँ, इतना कुछ दिया है पर एक कमी छोड़ दी। क्या हुआ बेटी? ऐसा क्या नहीं दिया जो मुझे नहीं दिखा? अरे माँ, अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर देखो, सिलाई मशीन नहीं दी। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। पर आजकल कौन सिलाई करता है? अच्छा, थोड़ा बहुत टाका उधड़ जाए तो क्या पड़ोसी के घर सिलवाने जाओगे या टेलर के पास जाओगे? खुद की मशीन तो खुद के ही काम में आती है। छोटी मोटी सिलाई के काम तो खुद के ही घर में किए जाते हैं। हाँ, यह बात तो सही है। मतलब समधी जी ने पूरा सामान नहीं दिया। निर्मला जी वहां से सीधे अपनी नई नवेली बहू के पास गई और उसे एक कोने में ले जाकर बोली, अरे बहू, तुम्हारे पापा ने सिलाई मशीन नहीं दी क्या? निर्मला जी के मुंह से यह बात सुनकर उनकी बहू शीतल उनके चेहरे की तरफ एकटक देखती रह गई। फिर थोड़ा रुक कर बोली, जी, पापा जी ने तो मुझसे कहा था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। हाय राम, कैसी बहू है तू भला? घर में आती चीज को कोई मना करता है क्या? पर मम्मी जी, हम उसका करते क्या? मैं तो जॉब करती हूँ, सिलाई कहाँ आती है मुझे। हे भगवान, तुझे सिलाई भी न सिखाई तेरे बाप ने? बहुओं को तो यह सब चीजें आनी चाहिए। अब क्या छोटी मोटी सिलाई के लिए हम पड़ोसी के घर जाएंगे? और मेरा बेटा तो बाहर रहकर जॉब करता है, क्या उसके नए घर में इन चीजों की जरूरत नहीं थी? बोलते बोलते निर्मला जी की आवाज तेज हो गई। बाहर से सभी रिश्तेदार कमरे में आ गए। अरे निर्मला, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? बाहर सभी रिश्तेदार बैठे हैं, यह सब शोभा देता है क्या? निर्मला जी की भाभी ने कहा। देखो ना भाभी, समधी जी ने वादा किया था सब चीज देंगे, पर उन्होंने तो धोखा कर दिया हमारे साथ, सिलाई मशीन नहीं दी। अरे निर्मला, कुछ तो सोच समझ कर बोल। एक सिलाई मशीन के लिए इतना हंगामा कर रही है तू। नई नवेली दुल्हन तेरे सामने खड़ी है, क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? मेरे बारे में क्यों सोचेगी? धोखेबाज तो इसके माता पिता है। मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है। एक से बढ़कर एक रिश्तों की लाइन लगी थी उसके लिए, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। वो तो इसके पापा ने वादा किया था कि हम वह छोटी से बड़ी हर चीज देंगे, पर देखो तो मेरे बेटे को तो सस्ते में ही निपटा दिया। अपनी सास की ओछी हरकत देख नई नवेली दुल्हन के होश उड़ गए। भला एक सिलाई मशीन की क्या औकात। माना कि शीतल की प्राइवेट जॉब थी, पर महीने के 50 से 60 हजार तक कमा लेती थी। अपनी इतनी कमाने वाली बेटी दे दी उन्होंने, दहेज में भी हर एक चीज दी। उसके बावजूद भी इन्हें कमी नजर आ रही है। सोचकर ही शीतल का सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। खैर, उस दिन तो औरतों के समझाने पर निर्मला जी चुप हो गई। कुछ दिनों बाद निर्मला जी का बेटा भी अपनी जॉब के लिए अपने कार्यस्थल पर चला गया। पर निर्मला जी ने अपनी बहू शीतल को उसके पति के साथ जाने से रोक लिया। जिस नए मकान में दहेज का सामान शिफ्ट करना था, वह सारा सामान भी उन्हीं के पास था, जबकि शीतल की सास ने नए मकान में पुराना सामान शिफ्ट करा दिया।
धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, पर निर्मला जी कहाँ चैन से रहने वाली थी। वह गाहे बगाहे यह बात उठा ही देती और फिर शीतल को ताने देना शुरू करने लगती। शुरू शुरू में तो शीतल सास की सभी बातों को अनसुना करती रही, लेकिन कब तक उसकी सास उसके माता पिता को धोखेबाज कहती थी, जो कि शीतल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। शादी के ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने ही हुए होंगे कि शीतल एक दिन सिलाई मशीन के साथ घर पर आई और लाकर उसे सासू माँ के कमरे में रख दिया। बहू, यह सिलाई मशीन यहाँ लाकर क्यों रख दी? मम्मी जी, आपको सिलाई मशीन चाहिए थी ना, इसलिए लेकर आई हूँ। अब घर में बैठकर खूब सिलाई करना। अब मेरी उम्र सिलाई करने की रह गई है क्या? वह तो तेरे धोखेबाज बाप ने। बस मम्मी जी, बहुत बोल दिया आपने, अब इससे आगे कुछ मत बोलना। और हाँ, अब मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, मैं आपके पास नहीं रहूँगी। अब आप अकेले ही बैठकर सिलाई करते रहिएगा। हाँ, बड़ी आई जाने वाली तू, जॉब तो यहाँ करती है, फिर वहाँ कैसे रह सकती है? कौन सी जॉब मम्मी जी? मैंने तो रिजाइन दे दिया है और वहीं जाकर कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूँगी, थोड़ा कमा लूँगी, लेकिन चैन से तो रहूँगी। ऐसे कैसे तू निर्णय ले सकती है? मैं तेरी सास हूँ, निर्णय लेने का हक सिर्फ मुझे है। माफ़ करना मम्मी जी, यह हक आप खो चुकी है। आपको सिर्फ दहेज चाहिए था और अब दहेज का सामान पूरा कर दिया है। अब इससे आगे आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। बहू का इस तरह का व्यवहार देखकर निर्मला जी आग बबूला हो गई और पास में बैठे उनके पति किशोरी लाल जी से बोली, देख लो, एक हाथ की जीभ हो गई है बहू की। इतना कुछ सुनाकर चली गई मुझे और आपने एक शब्द भी नहीं कहा। अरे निर्मला, मैंने आज तक तुम्हें भी कुछ कहा है? बधाई हो तुम्हें, सिलाई मशीन नहीं मिली थी ना, वो मिल गई आज। अब खूब मजे से अकेली कपड़े सिलती रहना। किशोरी लाल जी भी तंज कसते हुए अपनी दुकान पर चले गए। अब कमरे में रह गई अकेली निर्मला जी और उनकी सिलाई मशीन। कुछ देर बाद बहू भी रवाना हो गई। अब जब भी निर्मला जी अकेलेपन का रोना रोती तो किशोरी लाल जी यही कहते, तुम और तुम्हारी सिलाई मशीन, और क्या चाहिए? अकेली कहाँ हो, बैठकर मशीन से बातें कर लो। और निर्मला जी मन ही मन सोचती रह जाती कि काश बहू के साथ ऐसी ओछी हरकत ना करती तो आज अकेली तो ना होती। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।